आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड किन्स। एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है, जबकि जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र के दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन। माइक्रो मतलब छोटा, एकदम जैसे माइक्रोचिप मैक्रोचिप ये सब होता है ना, इसी तरह से माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो यानी बड़े लेवल पे संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन। एडम स्मिथ की प्रत्येक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 1776 में प्रकाशित। अर्थशास्त्र के क्षेत्रक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थपंचक। इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक था, द्वितीयक था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्र। अगर इसको कंसाइज करके याद करें तो द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तृतीयक में सेवाएं आती हैं जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, शॉर्ट में सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। चतुर्थ में शिक्षा, खोज, अनुसंधान, ये सब चतुर्थ में आते हैं। पंच में कौन सा आता है? उच्च किस्म की सेवाएं जैसे उच्च स्तर की सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि। जैसे अगर आप लोग आईएएस या एसडीएम वगैरह बन जाओगे तो किस में आएगा? पंच क्षेत्रक में आएगा। अगला है हमारा राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तीन प्रकार से किया गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी जिसमें बाजार का या फिर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनमें पाई जाती है ज्यादातर। समाजवादी जहाँ उत्पादन एवं वितरण पर साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, जैसे उत्तर कोरिया, क्यूबा की अर्थव्यवस्था। मिश्रित जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषता मौजूद हो, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। अब दो टर्म है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है। इसके संकेतक हैं जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम आदि। आर्थिक आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन के संकेतक हैं। आर्थिक समृद्धि केवल मात्रात्मक थी, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इसमें क्या आता है? एसडीआई मानव विकास सूचकांक, पीक्यूएलआई जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक आदि। अब मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी। तीन आयामों पर जारी किया जाता है। कौन कौन से आयाम हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। संकेतक कौन कौन से हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूली अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम जारी किया गया था 1990 में। एसडीआई द्वारा 21-22 के अनुसार शामिल कुल देश 191 थे। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड था, अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान का था और भारत की रैंकिंग 132वीं थी। अगले की बात करते हैं हम। भारत के नियोजन का इतिहास। तो भारत के नियोजन के इतिहास की बात करें,
भारतीय नियोजन के पिता किसे कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्ष योजना प्रस्तुत की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था। इसके गठनकर्ता थे सुभाष चंद्र बोस और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान 1944 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जी.डी. बिड़ला, जी.आर.डी. टाटा, कस्तूरीबाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपतियों ने। गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी? सीमन नारायण ने। और कब की थी? 1944 में। जनवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 में एम.एन. राय द्वारा। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? के.सी. न्योगी की अध्यक्षता में 1940 में गठन किया गया था। इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड। योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इसका गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा हुआ था, यानी कि एक संविधानेतर संस्था है। इसे भंग कब किया गया? अगस्त 2014 में। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSO इस कार्य में CSO की मदद करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 2019 में CSO और NSSO को विलय करके एक संस्था बना दी गई NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की मापन हेतु कौन सा वर्ष आधार वर्ष क्या है? 2011। कब से है? 2015 से। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने वर्ष 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। और व्यय विधि, समस्त उपभोग व्ययों का योग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि था। लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की थी। दूसरी का पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग था। तीसरी का कृषि एवं उद्योग था। फिर योजना अवकाश हुआ था। कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आई 2 वर्ष। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। सातवीं का उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय था। सातवीं के बाद योजना अवकाश आया। ये इसमें ये गलत लिखा हुआ है, 92 आएगा, यहाँ पर 97 नहीं आएगा। उसका आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास। 10वीं का उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। 11वीं का उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं का उद्देश्य था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपलब्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हासिल की गई थी? तो 11वीं में हासिल की गई थी, 8 पॉइंट। बाकी सब में, और अगर 11वीं से कम 10वीं में। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम क्या है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगड़िया। देश का प्रमुख थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। तो कौन थे पहले उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक इसके शासी परिषद के सदस्य होते हैं।
पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम संख्या 5, अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। पदेन सदस्य भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न देशों के विशेषज्ञ जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और यूपी आरओआरओ में भी आ चुका है। अगला है हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक किसे हैं? भारत में एम एस स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम गैडिन ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभिक क्षेत्र कौन कौन से रहे? पंजाब रहा, हरियाणा रहा, पश्चिमी यूपी रहा। प्रमुख घटक हरित क्रांति के उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, साख सुविधा। प्रभाव क्या, सकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहा हरित क्रांति का? कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। नकारात्मक रहा अत्यधिक जल दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि, कृषि प्रतिरूप में बदलाव। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड तो ये दूध से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। इसके जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन। शुभारंभ 1970 में हुआ था। शुभारंभ स्थल क्या था? आनंद, गुजरात। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करती है, जिसमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें। कौन कौन सी? गन्ना, कपास, कच्चा जूट, नारियल शामिल है। फसलों पर एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये आ जाता है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब एक क्वेश्चन इसमें से पक्का समझना। भारत में कृषि क्रांतियां। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली मत्स्य उत्पादन, लाल टमाटर एवं मांस उत्पादन, गुलाबी प्याज झींगा मछली औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी शहद एवं फल उत्पादन, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन, पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पटसन उत्पादन, रजत रेशा कपास उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन। ये मोटा अनाज आजकल काफी चर्चा में, तो इसे याद रखना। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं? प्लांट एवं मशीनरी का उपकरण में निवेश जिनका 1 करोड़ तक का हो और वार्षिक टर्नओवर कितना हो? 5 करोड़ तक का हो, तो वो सूक्ष्म माइक्रो में आ जाते हैं। स्मॉल प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 से 10 करोड़ तक का हो और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक का हो। मध्यम में कौन से आते हैं? मीडियम में प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ हो और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 करोड़ रुपए तक का हो, तो वो आते हैं मध्यम में। महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां। केंद्रीय लोक उपकरण विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मिनी रत्न कंपनियों में 2 श्रेणियां होती हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। आगे हम पढ़ेंगे महारत्न, कुछ प्रमुख महारत्न कंपनियां। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी
1956 में स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय देहरादून में है। सेल 1974 में स्थापना, नई दिल्ली में है। इस तरह से आ जाएगा, जैसे 4 कंपनियों के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में नहीं है, तो इसलिए ये नाम याद रखनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, 1975 में स्थापना हुई थी। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1959 में स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1984 में स्थापना हुई थी। रेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC की स्थापना 1669 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थान की स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ये वो चीज क्वेश्चंस हैं, जो वो वित्त कंपनियां हैं जिनके क्वेश्चंस आ चुके हैं। भारत औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड ICICI 1955 में स्थापना हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय इकाई प्रन्यास UTI की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI की स्थापना 1971 में हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना 1988 में हुई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 1990 में हुई। महत्वपूर्ण तथ्य: विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 को 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। भारत में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ 1975 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1951 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 के बजट में योजनागत और गैर योजनागत के रूप में वर्गीकरण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 2016-17 के बजट में योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। अब GST के बारे में पढ़ेंगे। GST को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। GST क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका उद्देश्य है एक देश एक कर प्रणाली को लागू करना। इसका पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। GST में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर एवं अधिभार। राज्य सरकार के कौन कौन से शामिल हैं? राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टेबाजी, जुए पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर एवं अधिभार, विज्ञापन पर कर और क्रय कर। GST परिषद GST काउंसिल की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 279A में GST काउंसिल की बात की गई है। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%। वोटिंग पावर केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकारों के पास 2/3। निर्णय 3/4 बहुमत से लिया। GST की दरें 4 से लेकर 5%, 12%, 18% और 28%। GST से पहले वैट आया था, तो वैट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी सिफारिश किसने की थी? चुलैया समिति ने की थी 1991 में। इसका शुभारंभ क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को हुआ था। वैट को लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा था। 1 अप्रैल 2003 से इसने लागू किया था। लागू करने वाला अंतिम राज्य यूपी था। 1 जनवरी 2008 को लागू किया था। और ये कैसा था? अप्रत्यक्ष कर था।
और जीएसटी कैसे कर का प्रकार है, वो भी अप्रत्यक्ष कर का प्रकार है। अब आरबीआई की नियंत्रण की विधियां। आरबीआई किन माध्यमों से बाजार पर नियंत्रण रखती है, महंगाई पर नियंत्रण रखती है? तो पहला है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग सदैव अपने पास जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे एसएलआर कहते हैं। ये क्यों रखना पड़ता है? जिससे कि अचानक से अगर बैंक में मांग बढ़ जाए कैश की, तो उनके पास एक रिजर्व कोष रहता है। बैंक दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर और बैंक दर में क्या अंतर है? रेपो दर अल्पकालीन है और बैंक दर दीर्घकालीन है। इस डिफरेंस को याद रखना, वरना पेपर में गड़बड़ कर सकते हो। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। देखो, रेपो दर में ऋण देता है, जबकि रिवर्स रेपो में बैंक जो आरबीआई है वो बैंकों से लेता है। क्यों लेता है? जिससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाए तो वो बाजार में ज्यादा ऋण ना दें, जिससे मुद्रास्फीति ना बढ़े। सीआरआर क्या होता है? नकद आरक्षी अनुपात। बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नकद जमा रखना पड़ता है, उसे सीआरआर कहते हैं। एसएलआर में क्या था? एसएलआर में बैंक को एक निश्चित प्रतिशत, लगभग 18% अपने पास रखना होता है, जिसे एसएलआर कहते हैं। और सीआरआर में ये लगभग 4% होता है, जो कि बैंक के पास रखना पड़ता है, उसको जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको सीआरआर कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैंक की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित हुआ था? 1770 में, कोलकाता में। प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1 जुलाई 1955 को। इसका नया नाम क्या है? एसबीआई। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब स्थापित हुआ? 1881 में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग समिति ने की थी। किसकी स्थापना की सिफारिश? आरबीआई की। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 यानी 1949 को किया गया। म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया कब तक? मार्च 1947 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कब तक किया था आरबीआई ने? 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर कौन था आरबीआई का? ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था पहली बार 19 जुलाई 1969 को। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बंधन बैंक की स्थापना वर्ष 2001 में की गई। मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 14 नवंबर 2013 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई में विलय 1 अप्रैल 2017 को किया गया। किसका? भारतीय महिला बैंक का। बैंकों का विलय वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का पहला और भारतीय महिला बैंक, इन सब का विलय किसमें कर दिया गया? एसबीआई में। और 1 अप्रैल 2019 को विजय बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में।
1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया। सिंडिकेट का विलय कैनरा में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का विलय और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन ऑफ इंडिया बैंक में कर दिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक तो एसबीआई। विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक और उनकी स्थापना के कुछ वर्ष। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई की 1 जुलाई 1955 को। पीएनबी की 1894 को। बैंक ऑफ बड़ौदा की 20 जुलाई 1908 को। इंडियन बैंक 1907। यूको बैंक 1943। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ये बार बार पूछा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। ये भी जरूरी है क्योंकि ये आरआरबी के बारे में भी बार बार पूछते रहते हैं। अगला है बजट। बजट के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ और बैंकों के लिए पढ़ लेते हैं। एक्सिम बैंक आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1994 को। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 को। एचडीएफसी क्या है? भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में कुछ घटक होते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को उठा देते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय, तो उसमें से राजस्व घाटा हो जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा में से राज्यों को दिया गया विकास अनुदान घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। अब बजट। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बजट के? आय व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग व कैग की सहायता से करता है। मेन कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट को पारित करना होना आवश्यक है। भारत का पहला बजट वित्त अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने वर्ष 1860 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब तक सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। एकवर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश की परंपरा शुरू हुई, लेकिन 1 फरवरी 2017 से आम बजट और रेल बजट को एक साथ पुनः शुरू करना पेश कर दिया गया। 1924 में अलग किया गया था आम बजट और रेल बजट को, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से फिर से एक साथ कर दिया। अब अगला टॉपिक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब पहले कोई चीज 10 रुपए की आ रही थी, अब वो 100 रुपए की आ रही है, तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। मुद्रास्फीति के मापन का आधार। 2 आधार हैं, थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई किसका यूज करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का। थोक मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में इसका गणना वर्ष क्या है? 2011-12 कब से स्टार्ट हुआ है? मई 2017 से स्टार्ट हुआ है। पहले 2004-5 था थोक मूल्य सूचकांक का गणना वर्ष। इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।
प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, ईंधन और ऊर्जा 16 वस्तुएं, विनिर्माण उत्पाद 564 वस्तुएं शामिल हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसकी गणना के लिए 3 अलग अलग सूचकांक बनाए गए हैं: सीपीआई आर रूरल, सीपीआई यू अर्बन, सीपीआई सी कंबाइंड। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फरवरी 2011 में जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष बनाया गया है। औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर, कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चर लेबर और ग्रामीण श्रमिक रूरल लेबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर किया जाता है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में WPI के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मापन किया जाता है, जबकि विदेशों में CPI के आधार पर किया जाता है। अब गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। गरीबी का अनुमान कौन लगाता है? भारत में NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा का निर्धारित करते हैं। अलग समिति, इस समितियों को याद रखना, अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया। तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार 2011-12 में भारत का गरीबी स्तर 21.9% थी। श्री रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-12 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे। गरीब की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया है। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रेगनर नर्क्से ने 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रकाशित। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का राष्ट्रीयकरण किया गया 30 जनवरी 1992 को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। प्रवर्तक कंपनियां IDBI, ICICI, IFCI हैं। पूंजी बाजार का नियमन करना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE क्या है? BSE की स्थापना 1875 में हुई थी। इसमें 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाया जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ समितियां हैं और समितियां किससे संबंधित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में पैरवानी समिति की सिफारिश पर की थी। इसमें 50 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां थी और नेशनल में 50। कुछ विश्व के प्रमुख शेयर बाजार हैं। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है। सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलेक्स मुंबई, निक्की जापान का, होंगसेंग हांगकांग का, संघाई कॉंग चीन का, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, सीमेक्स स्ट्रेट्स
टाइम्स सिंगापुर का, नॉस्डॉक यूएसए का। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे टॉपिक्स, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब। प्रमुख वित्तीय समिति SS तारापुर समिति किससे संबंधित है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देने के लिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देना। गोईपोरिया समिति प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। नचिकोट मोर समिति की स्थापना निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायियों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गठित की गई थी। दीपक पारेख समिति वित्तीय अवसंरचना में सुधार हेतु गठित की गई थी। ऐश घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। वाईबी रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग एवं व्यापारिक नीति सुधार हेतु गठित की गई थी। एन.के. सिंह समिति FRBM अधिनियम की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। रंगराजन समिति विनिवेश पर सुझाव देने हेतु। L.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। केलकर समिति PPP मॉडल का आकलन और करारोपण पर सुझाव देने हेतु। कीर्ति पारेख समिति पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव हेतु गठित की गई थी। अब पढ़ेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, उनका शुभारंभ कब हुआ था और उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ट्राइसेम की स्थापना 1979 में हुई थी। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया की स्थापना 1882 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना। इंदिरा आवास योजना 1985 की स्थापना SC, ST और BPL परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? PM पोषण योजना। इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। इसका उद्देश्य है 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को हुई थी। शहरी बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। इसकी स्थापना अगस्त 1998 को हुई थी। किसानों को रियायती ब्याज दर और ऋण उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवारों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 500 आबादी वाले गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अति निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 की शुरुआत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को हुई थी। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, घटक सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। BPL परिवारों को 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन हेतु 0
बैलेंस पर बैंक खाता खोलना। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। देश को विनिर्माण हब बनाना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच मुक्त ओडीपी फ्री बनाना इसका उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 2 वर्ष तक बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना। कुछ और योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता को कम करना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई थी। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना। इस खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुआ। मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई थी। छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु सीमा 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष 9 मई 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत दुर्घटना से मृत्यु की दिशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है, इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष था। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। दुर्घटना से मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दिशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में दुर्घटना से मृत्यु होने पर ही 2 लाख रुपए का बीमा कवर था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। देश में 100 स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 से। डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। स्टैंड अप योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 से हुई थी। एससी, एसटी और महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से शुरू हुई। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर प्रदान करना। प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5%। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई। ग्रामीण बीपीएल परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को हुई थी। गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। भारतमाला योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 को हुई। देश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2018 को हुई। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को हुई। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई। गांव की भूमि का मानचित्रण और घरों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना। पीएम श्री स्कूल की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई। देश के 14,500 स्कूलों को मॉडर्न स्कूलों के रूप में विकसित करना।